रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रख रहे होंगे और टाइम टू टाइम अपनी स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस कर रहे होंगे। आप लोगों ने अपने ये जो लेक्चर्स हैं आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों की तरफ से फीडबैक और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और दिस इज़ समथिंग आई मस्ट से अ वेरी गुड एटीट्यूड फ्रॉम योर क्लास, दैट बोथ ऑफ द बैचेस ऑब्वियसली, कि आप लोग जो हैं इतना सीरियसली इन स्टडीज़ को ले रहे हैं। ठीक है, पीछे कुछ दिनों से शायद कुछ कन्फ्यूजन की वजह से, कुछ एम्बिग्यूटी की वजह से आप लोगों ने शायद मतलब ये सोचा कि पता नहीं स्टडीज़ इस तरह से कंटिन्यू होंगी या नहीं होंगी। तो आई होप कि अब ये सारी चीज़ क्लैरिफाई हो चुकी होगी और कोई कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के जहनों में नहीं होगी। तो हम जो है वो क्लियर कट इसी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, लेकिन विद स्लो पेस, विद नॉट वेरी हाई पेस। Obviously, we will have over mutual interaction by live call, और आप डायरेक्टली पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा नंबर भी मौजूद है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। प्लस मैंने आप लोगों के सीआर को रिक्वेस्ट की है कि अगर वो कोई इस तरह का सेशन अरेंज कर सकें जिसमें हम आधे घंटे के लिए या जितने भी टाइम के लिए आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप सब लोग जो लोग आ सकते हैं वो उस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल हो। हम लाइव इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो अपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एड्रेस कर सकते हैं, या इन जनरल कोई हम आपस में कोई बात करना चाहते हैं, कोई मशवरा, कोई सजेशन, कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, वी कैन ऑलवेज डू दैट। तो लेट्स स्टार्ट विथ ओवर लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात की थी, हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पांस को डिस्कस कर रहे थे। अगर आप देखें तो ट्रांजिएंट रिस्पांस हमारे पास क्या होता है, किसी भी सेकेंड ऑर्डर का जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो कुछ इस तरह का होता है, आखिर में भी थोड़ा सा ऑसिलेटरी होता है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। ओके, यहाँ से लेकर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जो पहली पीक अचीव करने तक का टाइम है उसको हमने टाइम टी पी कहा था, दैट इज़ पीक टाइम। इसी तरह से अगर आपके पास एक स्टेप इनपुट है, ठीक है, तो स्टेप इनपुट अगर आप देखें तो दिस इज़ योर स्टेप इनपुट। तो इस तक पहुंचने के लिए यूनिट स्टेप मतलब आपका जो रिस्पांस है वो पहली दफ़ा जब आपकी जो इनपुट है उसको टच करेगा तो उसको हमने राइज टाइम का नाम दिया था। इसको हमने कहा था कि दिस इज़ योर पीक, और यहाँ से हमने कहा था कि दिस इज़ योर पीक ओवरशूट। ठीक है, कि आपके पास ओवरशूट कितना आ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर जो आपकी इनपुट है और जो पहली पीक की मैक्सिमम ओवरशूट है वो कितनी है। उसके बाद हमने सेटलिंग टाइम के बारे में बात की थी कि कुछ सेटलिंग टाइम होता है, और अगर आप देखें तो सेटलिंग टाइम को हमने कहा था कि देर आर टू डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर द सेटलिंग टाइम, दैट इज़ 2% क्राइटेरिया एंड देन 5% क्राइटेरिया। तो हम दोनों क्राइटेरियाज के बारे में बात हमने की थी और हमने फार्मूलाज या उनकी रिलेशनशिप्स डिराइव की थी। ठीक है, मैं उन्हीं रिलेशनशिप्स को दोबारा लिखूंगा, मतलब जो फार्मूले हमने ड्राइव किए थे वो दोबारा लिखूंगा, ड्राइव फार्मूले लिखूंगा, ड्राइव दोबारा नहीं कर रहे, लेकिन ड्राइव फार्मूले दोबारा लिखूंगा और उनको रिलेट करूंगा कि वो हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हमें उनको ये सब कुछ करने का मकसद क्या है। ठीक है, एक चीज़ जहन में रखिएगा कि अभी तक से जो हमने ये वाला रिस्पांस लिखा है निकाला है, वो रिस्पांस निकाला है हमने मतलब इनवर्स लेप्लास लेके उसका टाइम डोमेन में सी ऑफ टी निकाला है। वंस वी हैव दिस सी ऑफ टी हम इसको आगे लेकर चलेंगे। कैसे लेकर चलेंगे, लेट्स टॉक अबाउट इट। मेजर मकसद अभी क्या है, अभी फ़िलहाल मैं टाइम डोमेन में रहते हुए ही आपको कुछ रिलेशनशिप्स या फार्मूलाज लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं रिलेट करूँगा कि विदाउट गोइंग इन टाइम डोमेन हम एस डोमेन में रहते हुए भी इन फार्मूलाज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने राइस टाइम का एक फार्मूला निकाला था। वो फार्मूला क्या था जी, 1/ओमेगा डी। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा डी ओवर माइनस सिग्मा। ठीक है, माइनस नीचे सिग्मा के साथ है। ओके, उसके बाद अगर आपको याद हो तो ओमेगा डी हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो ओमेगा डी वॉज इक्वल्स टू ओमेगा एन 1 - सीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी अपने राइस टाइम के बाद हमने बात की थी, याद हो तो हमने ये डिराइव किया था पाई सिग्मा
ओवर ओमेगा डी, ठीक है। और अगर टी पी की बात करूँ तो टी पी वॉज इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा डी, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम निकाला था। इसी तरह से सेटलिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो सेटलिंग टाइम हमने निकाला था, सेटलिंग टाइम था हमारे पास 4/सिग्मा फॉर 2% क्राइटेरिया, ठीक है, और 3/सिग्मा फॉर 5% क्राइटेरिया, ठीक है। अगर आप सिग्मा हमारे पास क्या था, सिग्मा वॉज सिंपली इक्वल्स टू जीटा इंटू ओमेगा एन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, लास्ट टाइम हमने ड्राइव की थी। अब देखिए, अगर आपके पास, मतलब अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये वाले पैरामीटर्स कहाँ से आएंगे, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में एक एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस करूँगा, यहाँ पे सॉल्व करूँगा, तो आपको समझ आएगा कि ये पैरामीटर्स कहाँ से आएंगे। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपके पास किसी भी टाइम पे राइज टाइम मौजूद है, अगर आपके पास परसेंटेज ओवरशूट मौजूद है, सेटलिंग टाइम मौजूद है, तो आप इस पूरे ग्राफ को रीड्रॉ कर सकते हैं। रीड्रॉ करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे टाइम स्केल लगा देंगे, उसके हिसाब से पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, उनको आप बना लेंगे, तो आपके पास जो है वो सिस्टम का रिस्पांस आ जाएगा। तो दैट इज़ टू से रिस्पांस का बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। फर्दर मोर, हम कंट्रोल इंजीनियर्स को, हम जो कंट्रोलर बनाने वाले जो हम लोग इंजीनियर्स हैं, या हम लोगों ने जो कंट्रोल सब्जेक्ट में पढ़ना होता है, उसमें बहुत सिंपल सी बात होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें कंट्रोल करने होते हैं। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि देखो, अगर परसेंटेज ओवरशूट सर्टन अमाउंट से ज़्यादा होगी तो आपका सिस्टम क्या होगा, कोलैप्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इन्वर्टेड पेंडुलम है, ये अगर आपके पास एक इन्वर्टेड पेंडुलम है, तो आपको ये पता है कि अगर ये इस एंगल तक चला जाए, मतलब इतने एंगल तक चला जाए, तो इट्स पॉसिबल कि मैं यहाँ पे फोर्स लगा के इसको वापस ले आऊँ, ठीक है। इन्वर्टेड पेंडुलम क्या होता है, इन्वर्टेड पेंडुलम इज जस्ट लाइक अ स्टिक। एक आपके पास स्टिक है, उसको आप अपनी फिंगर पे, जब फिंगर पे आप उसको स्टेबल कर रहे हो या बैलेंस करते हो, तो ये इन्वर्टेड पेंडुलम है। अब आपको ये पता है कि अगर ये स्टिक जो है वो इस साइड पे जाने की कोशिश करेगी, तो आप क्या करते हो, आप अपनी फिंगर को यहाँ से फोर्स करते हो, तो यहाँ से इसको एक फोर्स मिलती है, और ये इधर जाने के बजाय अब इधर वापस आके बैलेंस होना शुरू हो जाती है। जब ये इधर की तरफ जाना चाहती है या गिरने लगती है, तो आप अपने हाथ को ऐसे करते हो और आप इसको यहाँ पे बैलेंस कर लेते हो, ठीक है। तो दिस इज इन्वर्टेड पेंडुलम। अब आपको ये पता है कि इतने एंगल तक अगर ये टिल्ट कर जाए, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको सीधा कर सकता हूँ, मैं फोर्स लगा के सीधा कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए, तो इसका मतलब क्या है, ओवरशूट बहुत बढ़ गया है। अब मैं जितनी मर्जी फोर्स लगा लूँ, ये गिर ही जाएगी, ये बैलेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है, अगर मुझे पता हो कि मेरे सिस्टम की परसेंटेज ओवरशूट कितनी है, और उसको मैंने अपनी लिमिट में कैसे रखना है, तो जाहिर है मैं कुछ ना कुछ इसके ऊपर ऐसी फोर्स या ऐसे एक्शन लगाऊंगा कि ये मैं बचा सकूं, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें कि जी सेटलिंग टाइम, ओके, सेटलिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, सेटलिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो तब क्या होगा, आपके सिस्टम में ऑसिलेशन आ रही है, ठीक है, ये आपके सिस्टम की ऑसिलेशन है, आपके सिस्टम में ऑसिलेशन आ रही है। अभी ये ऑसिलेशन क्यों आएगी, ज़ाहिर है किसी डिस्टर्बेंस की वजह से आएगी, कोई फोर्स लगी जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुई, और ये ऑसिलेशन उसके अंदर आना शुरू हो गई। अब ये ऑसिलेशन अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक और डिस्टर्बेंस आ गई, तो क्या होगा, अब ये इस ऑसिलेशन में पिछली वाली ऑसिलेशन ऐड हो गई, नई वाली ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास इतने क्या कहते हैं, अच्छा नहीं होगा। तो सेटलिंग टाइम इज़ अनदर पैरामीटर जो हमें कंट्रोल करना पड़ा करेगा। इसी तरह से आपका सिस्टम डिफाइन करेगा कि आपके पास राइज टाइम कितना है। राइज टाइम कितना है, मतलब दैट शोज़ कि आपका सिस्टम कितना स्लगिश है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, मतलब कितनी जल्दी वो सिस्टम डिस्टर्बेंस को या आपकी फोर्स को जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ फिजिकल मीनिंग दे रहे हैं, जो आगे चल के हम इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इसको अपने आप को फोकस करते हैं, इन पैरामीटर्स को निकाला कैसे जाता है। अगर आपके पास कोई एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हो, या आपके पास, ओके, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम वाज इक्वल्स टू सी आर, 3/r is equals to omega n square s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square,
ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लिखा हुआ है और ये जो फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं सारे के सारे, ये सारे फार्मूलाज आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? ये सारे फार्मूलाज आपसे ओमेगा एन और जीटा डिमांड कर रहे हैं। यानी कि आपको क्या चाहिए? ओमेगा एन चाहिए और आपको जीटा चाहिए। वंस यू हैव ओमेगा एन एंड जीटा, यू कैन फाइंड ऑल दीज पैरामीटर्स। और इन अदर वर्ड्स आपके पास ये पैरामीटर मौजूद हों जो कि आपके किसी एक्सपेरिमेंटल डाटा से आ सकते हैं, तो आप उससे ओमेगा एन और जीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई मेनली क्या है आपके पास? ओमेगा एन और जीटा निकालना। अब ओमेगा एन और जीटा आपके एस डोमेन की चीजें हैं, ठीक है, लेकिन ये रिलेट किससे हो रही हैं आपस में? इनका रिलेशनशिप किससे है? इनका रिलेशनशिप है आपके टाइम डोमेन की चीजों से। यानी कि राइज टाइम इज योर टाइम डोमेन थिंग, percentage overshoot is your time domain thing, peak time is your time domain thing, settling time is also your time domain things, but those are related directly by two parameters which are omega n and zeta, which are included in our s domain or the transfer function of a second order system। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ जो कंक्लूड करनी है आप लोगों के साथ वो ये है कि टाइम डोमेन का रिस्पॉन्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, हमारे पास जीटा और ओमेगा एन होंगे, वी विल यूज़ इट, और इसकी मदद से हम अपने टाइम डोमेन का रिजल्ट निकाल लिया करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल। ठीक है, मैं एग्जांपल आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और फिर उसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है जी, मैं स्लोली पढ़ूंगा और उसका डाटा यहाँ पे लिखता जाऊँगा। ये आपकी बुक की टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है, पेज नंबर 235 पे है। ठीक है, एग्जाम्पल वन है जो कि पेज 235 पे है। एग्जाम्पल वन निकालते हैं जी, क्या कहना चाहता है इस एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है जी, कंसिडर द सिस्टम शोन इन फिगर 5.6। 5.6 में आपके पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम, मतलब एक सिस्टम है। 5.6 में आपके पास एक सिंपल सिस्टम मौजूद है। चले मैं वो फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके पास, ताकि आप लोगों को उसमें कोई 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 कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, लेट मी ड्रॉ दिस जी। आर ऑफ एस आ रहा है आपके पास, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ गया ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये मतलब ये वाली जो आपके पास फिगर 5.6 है, इसी से लेकर हम सब कुछ चले थे। ठीक है, आउटपुट सी है और यहाँ से ये फीडबैक हो रहा है। ठीक है, यूनिटी फीडबैक के साथ नेगेटिव फीडबैक मौजूद है। ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर एस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम है जो कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आगे चलता है जी। वो कहता है जीटा जो है इस सिस्टम में, अगर जीटा उसने हमें दे दिया है, जीटा इज इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, और ओमेगा एन इज इक्वल्स टू natural frequency of the system is also given to you, that is 5 radians per second। ठीक है, let us obtain the rise time। rise time निकालना है हमने इसका। पीक टाइम निकालना है इसका हमने। मिनिमम मैक्सिमम ओवरशूट एमपी निकालना है हमने। सेटलिंग टाइम टीएस सेटिंग टाइम निकालना है हमने। ठीक है, व्हेन द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप। माइंडेड, जो भी हमने रिलेशनशिप्स निकाली हैं वो यूनिट स्टेप के हिसाब से निकाली हैं। ठीक है, तो यूनिट स्टेप अप्लाई की गई है और उसके अंदर से हमने ये पैरामीटर्स निकालने हैं। निकाल सकते हैं हम लोग, सिंपल फार्मूलाज हमारे पास मौजूद है। राइज टाइम निकालने का फार्मूला है हमारे पास क्या जी, 1/ओमेगा डी टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा डी ओवर माइनस सिग्मा। ठीक है, ओमेगा डी किसके बराबर होता है जी? ओमेगा डी सिंपली बराबर होता है ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा एन हमें उसने दे दिया हुआ है जो कि 5 है, और 1 माइनस जीटा स्क्वायर हमें दे दिया हुआ है जो कि 0.6 का स्क्वायर है। ठीक हो गया, और उसका अंडर द रूट भी मौजूद है हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेटर में हम इसको निकालेंगे तो ज़ाहिर है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करके निकाल सकते हैं, और ये ओमेगा डी तकरीबन आपके पास 4 के बराबर आ रहा है जी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 4।
ओके, सिग्मा की बात करें तो सिग्मा बराबर होता है जीटा और ओमेगा एन का प्रोडक्ट। ठीक है, सिग्मा बराबर है जीटा और ओमेगा एन का प्रोडक्ट। तो जीटा और ओमेगा एन आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, जीटा आपके पास जो है वो 0.6 है और ओमेगा एन आपके पास 5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम निकाल लेते हैं अपने बाकी पैरामीटर्स। ठीक है, बाकी पैरामीटर्स निकालते हैं हम। ओके जी, बाकी पैरामीटर्स हम निकालते हैं इसी तरह से। तो टी आर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद था, टी आर वॉज इक्वल्स टू 1 ओमेगा डी टेंजेंट इनवर्स ऑफ व्हाट, ओमेगा डी ओवर माइनस सिग्मा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे माइनस सिग्मा लिख रहा हूँ तो ट्राई टू अंडरस्टैंड टेंजेंट इनवर्स, तो इसमें आपको क्या करना होता है, एंगल करेक्शन लगानी होती है। ठीक है, एंगल करेक्शन का मतलब, अच्छा, टेंजेंट इनवर्स वैसे क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स होता है इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। ठीक है, दैट इज, अगर इमेजिनरी पार्ट को आप y कह रहे हो तो दिस इज y ओवर x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, दिस इज योर y, दिस इज योर x, तो आपको एंगल करेक्शन का क्या मतलब है, एंगल करेक्शन का मतलब है कि आपने पहले चेक करना होता है कि आपके पास जो भी चीज़ है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर आपके पहले क्वाड्रेंट में है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो टेंजेंट इनवर्स करके जो भी जवाब आएगा यू नीड नॉट टू अप्लाई एनी करेक्शन, यानी कि जो कैलकुलेटर से आपका जवाब आएगा वो आपके थीटा जो भी है, मतलब वो थीटा के बराबर होगा, वो उसमें कोई एंगल करेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका x नेगेटिव हो, ठीक है, दैट इज x नेगेटिव, x इसके इसमें नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव हो, तो आई एम सेइंग व्हाट, आई एम सेइंग कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। जब कोई भी आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट हो तो उसमें जो एंगल निकलता है वो एंगल होता है ये वाला, यानी कि जो थीटा आता है टेंजेंट इनवर्स करके, विदाउट कंसिडरिंग एनी साइन, मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, जब कैलकुलेटर से आप टेंजेंट इनवर्स करते हो तो आपके पास जो एंगल आता है वो ये वाला एंगल होता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसके अंदर एक एंगल करेक्शन लगानी पड़ेगी। आपको ये वाला एंगल तो नहीं चाहिए ना, आपको तो ये वाला एंगल चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आपको चाहिए वो बराबर हो जाता है आपके किसके, यानी कि पाए, पाए में से आप वो एंगल सेपरेट कर लेंगे तो आपके पास जो डिज़ायर्ड एंगल है, जो ये वाला एंगल है, वो आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये वाला जो केस है, क्योंकि रियल पार्ट इसका नेगेटिव है, इमेजिनरी पास पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, हमारा ये वाला केस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो इसका मतलब है जो भी एंगल आएगा, यानी कि ओमेगा डी ओवर सिग्मा करके आपके पास जो जवाब आएगा कैलकुलेटर से, उसकी साइन को फिलहाल छोड़ दें, जो भी जवाब आएगा पाई में से वो एंगल माइनस करना होगा। ठीक है, तो आप, जो आपकी बुक में एक चीज़ लिखी हुई है वो मैं दोबारा यहाँ पर एक चीज़ उसी रिलेशन से निकाल देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ही ना रहे कि हमने क्या करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/ओमेगा डी पाई माइनस अनदर एंगल जिसको मैं बीटा कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, दिस इज समथिंग विच इज टेकिंग केयर ऑफ द एंगल करेक्शन, जबकि जो बीटा है, बीटा जो बराबर है वो किसके बराबर है, बीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स ऑफ योर ओमेगा डी डिवाइडेड बाय सिग्मा विदाउट एनी साइन। ठीक है, बात क्या है, या तो यहाँ पर आप लेके चलो और उसके बाद पाए जो भी आपके पास जवाब आए कैलकुलेटर से उसमें से पाए माइनस करके ये वाला जवाब लिख लो, या फिर आपकी आसानी के लिए एंगल करेक्शन लगा के एक दूसरा फॉर्मूला लिख दिया गया है जिसमें एंगल करेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन उसमें एक एंगल बीटा लिखा हुआ है और बीटा जो है वो किसके बराबर है, बीटा बराबर है आपके टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा डी ओवर सिग्मा। ठीक है, ताकि वो वाली कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए कि आपने एंगल करेक्शन लगानी है। बट इन एनी केस वट एवर यू कैन अप्लाई, बीटा का जवाब आपके पास आ रहा है 0.93 रेडियंस। ठीक है, और उसमें जब आप एंगल करेक्शन लगाओगे तो टी आर विल बी इक्वल्स टू पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14
माइनस एंगल आया आपके पास 0.93, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा इज योर जीटा मल्टीप्लाई बाय डी, आपके पास जो है वो बराबर है किसके, ओमेगा डी बराबर है 4 के, तो आपने इसको 4 से डिवाइड कर लिया। ठीक हो गया जी। तो टी आर की वैल्यू आ गई, यानी कि आपके सिस्टम का जो राइस टाइम है वो 0.55 सेकेंड आ गया जी। ठीक है, 0.55 सेकेंड्स। पीक टाइम निकालना है अगर आपने, तो पीक टाइम का सिंपल फार्मूला मौजूद है आपके पास। पीक टाइम वॉज इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा डी, ठीक है, पाई 3.14 डिवाइडेड बाय ओमेगा डी इज योर व्हाट 4, यस ओमेगा डी वॉज इक्वल्स टू 4, तो 3.14 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ गया 0.785। ठीक है जी। ओके okay, let's talk about the percentage of maximum overshoot, and then we will find its maximum percentage overshoot भी निकालेंगे। पहले हम overshoot निकालते हैं, फिर उसको percentage के हिसाब से देखते हैं। ओके, परसेंट ओवरशूट, मैक्सिमम ओवरशूट अगर हमने निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू एमपी, ठीक है, और एमपी का जो फॉर्मूला है वो हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था, दैट वाज इक्वल्स टू माइनस इनटू सिग्मा पाई ओवर ओमेगा डी। ठीक है, ओमेगा डी हमारे पास 4 है, सिग्मा हमारे पास क्या है जी, सिग्मा हमारे पास 3 है। ठीक है, और पाई से मल्टीप्लाई करके जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो सिंपल ओवरशूट आपके पास आ जाएगी, माइनस सिग्मा इज योर 3 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0.095। ठीक हो गया, दिस इज योर ओवरशूट। माइंडेड, दिस इज योर ओवरशूट। ठीक है, परसेंटेज ओवरशूट निकालने के लिए अगर आपको याद हो तो परसेंटेज ओवरशूट क्या थी जी, याद है आप लोगों को? परसेंटेज ओवरशूट में इसके लिए एक नई क्या कहते हैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, परसेंट साइन के साथ ओ एस, दैट इज ओवरशूट। अगर आपको याद हो तो वो क्या थी जी, याद है किसी को? आई होप कि आपको याद होगी। परसेंटेज ओवरशूट के लिए हमने फार्मूला लिखा था एम पी माइनस सी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय सी इंफिनिटी। एम पी एम ये जो आपको एम पी नज़र आ रहा है, दिस इज शोइंग यू दी ओवरशूट। ठीक है, यानी कि दिस इज शोइंग यू, इसको हम बेशक कोई और नाम लिख लें, इसको हम पीक लिख लें, इसको हम पीक वैल्यू लिख लें। पीक में से जो सी इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, जो माइनस करते हो, दैट इज ओवरशूट। ठीक है, ओवरशूट को मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपके पास कोई स्टेडी स्टेट एरर नहीं है, स्टेडी स्टेट एरर 0 है। ये यहाँ तक जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज योर पीक वैल्यू। ठीक है, ये आपके पीक की वैल्यू है। ओवरशूट की जो हम बात करते हैं वो क्या होती है, द ओवरशूट जो आपकी स्टेडी स्टेट से ऊपर वाली जो वैल्यू है, दैट इज ओवरशूट, दैट इज एमपी। तो ये एमपी आपके पास आया, जो कि इन दोनों का रिलेशनशिप है। अगर स्टेडी स्टेट एरर ऑलरेडी मतलब ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो है, तो सी इन्फिनिटी 1 हो जाएगा। इसका मतलब है जो पीक वैल्यू है वो 1 प्लस एम पी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो है वो ओवर पीक पीक ओवरशूट आ जाए। उस पीक ओवरशूट को जब आप मल्टी डिवाइड कर देते हो सी इन्फिनिटी की वैल्यू से, और उसको फिर अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो चीज़ बनती है, दिस इज़ योर पीक ओवरशूट, परसेंटेज पीक, परसेंटेज ओवरशूट। ठीक है, परसेंट में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपके पास जाहिर है वो 0.095, तो परसेंटेज ओवरशूट विल बी सिंपली इक्वल्स टू किसके बराबर होगी जी, वो बराबर होगी हमारे 0.95 0.095 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास 9.5% ओवरशूट आ जाएगी। ठीक है, दिस इज, अगर ये वाली वैल्यू मतलब आप पीक वैल्यू निकालते हो और ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास 1 नहीं है,
ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से ओवरशूट वेरी करेगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन ऑलवेज सेंड की तरफ आते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं पहले, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ओके, बिफोर गोइंग फॉर अनदर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट कि मैं इसको रिस्पॉन्स को कैसे कैसे देखता हूँ। देखें, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स आपको कहता है कि जी राइज टाइम इज़ योर 0.55 सेकेंड, यानी कि 0.55 सेकेंड जब गुजरते हैं तो आपका जो भी सिस्टम है वो अपनी जो आपने स्टेप इनपुट यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई की हुई है वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, तो अगर आप देखो तो मुझे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ये लाइन मिल गई है। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट्स आपको पता हो तो ज़ाहिर है यू कैन ड्रॉ योर लाइन, तो इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स का ये वाला पॉइंट तो आपको मिल गया। अब अगला स्टेप आपको ये पता चला कि जो पीक टाइम है उसका, जब यानी कि पीक को अचीव करने का टाइम है वो है 0.785 सेकेंड। 0.785 सेकेंड, 0.785 पे ये पीक को अचीव कर रहा है। और पीक कितनी है, पीक आपके पास जो है वो इसके बाद मतलब पीक की वैल्यू क्या बनेगी, जो पीक पे वैल्यू है वो 1+1.095 है। ठीक है, यानी कि जो एम पी और उसमें 1 ऐड कर लें तो आपके पास 1.095 इसकी पीक की वैल्यू है। तो पीक की वैल्यू 0.095 पे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इफ़ यू दिस इज़ योर 1, लेट्स से जी ये आपके पास जो है वो 1.095 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप पीक टाइम के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको एक और पॉइंट पता चल गया। दैट इज़ टू से यू हैव फाउंड योर टाइम या पीक टाइम, जो भी आप उसके हिसाब से, ज़्यादा जब आप स्केल के हिसाब से चलोगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब एग्जैक्ट बनेगा। तो दिस इज़ योर पीक जब आपको पीक मिल रही है। ठीक है, रेस्ट इज़ योर सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम तकरीबन सेटलिंग टाइम 4% क्राइटेरिया पे आपको मिला था 1.33। तो यानी कि 1.33 पे जब आप पहुंचोगे तो द सिस्टम विल बी सेटल डाउन। अब आपने बीच में ये वाली चीज़ ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये वाली चीज़ कैसे ड्रॉ होती है, आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी मौजूद है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम भी मौजूद है और डैम्प फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। ठीक है, आपकी ये जो ऑसिलेशन है ये डैम्प फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ऑसिलेट करेगी। डैम्प फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास निकली है वो 4 है। ठीक है, यानी कि जो ओमेगा डी है हमारे पास वो 4 के बराबर है। ठीक है, और अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करो तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 के बराबर थी। ठीक है, ओमेगा डी को रखते हुए नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेरे पास मौजूद है, तो ज़ाहिर है इसका टाइम पीरियड भी मेरे पास आ सकता है, बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं। तो ये जो इसके इन बिटवीन का ग्राफ है वो ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, अब अब बात यह है कि आप मुझसे पूछेंगे कि सर कितनी कितनी ऑसिलेशन ड्रॉ करें। ठीक है, मतलब कितनी ज़्यादा ऑसिलेशन होगी, वो हमें पता चलती है कहाँ से, वो हमें पता चलती है जीटा से। जीटा था हमारे पास 0.6। ठीक है, जीटा 0.6 का मतलब क्या है उसको ज़रा फोकस करें कि हर ऑसिलेशन पे आपका जो डैम्पिंग है, जो आपका सिस्टम है जो डैम्प करेगा वो 0.6 वैल्यू पे करेगा। ठीक है, 0.6 का मतलब क्या है कि वो 60% रिड्यूस हो जाएगा। पहले अगर उसका एम्पलीट्यूड 1 था तो उसके बाद जो नीचे ऑसिलेशन पे वो आएगा तो वो 60% रिड्यूस एम्पलीट्यूड के साथ होगा। फिर जो रिड्यूस एम्पलीट्यूड था वो ऊपर जाएगा तो फर्दर रिड्यूस होगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास ऑसिलेशन डाई डाउन होती जाएगी। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें हेल्प आउट कर रही है किस चीज़ पे, ये हमें इन्फॉर्मेशन हेल्प आउट कर रही है विदाउट नोइंग, विदाउट ड्राइविंग द इनवर्स, विदाउट यूजिंग द इनवर्स लैप्लास एंड सॉल्विंग अ सिस्टम इन टाइम डोमेन, we know how can we get the response of our system, और हम उसको पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। हम उसकी इन वैल्यूज़ की ही मदद से अपने सिस्टम को विजुलाइज कर लेते हैं, और नॉर्मली हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि आपका सिस्टम है उसका इतना राइज टाइम हो, उतना उसका इतना सेटलिंग टाइम हो, या इसी तरह से हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम उसको लेकर चल सकते हैं। ओके जी,
नेक्स्ट चलते हैं हम एक और एग्जांपल की तरफ। जी, एक और एग्जांपल है हमारे पास। लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। ओके, आर ऑफ एस हमारे पास मौजूद है एक, ठीक है, और हमें जो एग्जांपल मैं उसकी उसकी फिगर ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक टैकोमीटर है। टैकोमीटर के दो लूप्स होते हैं, ठीक है। एक लूप आपके पास जो है वो आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है। अभी इसके ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग दिस एग्जांपल आई एम जस्ट ड्राइंग इट, ठीक है। एक आपके पास जो है वो के है, जे एस प्लस बी, ये उसकी मोटर का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद एक इंटीग्रेटर आ गया, ये आपकी उसकी स्पीड या उसकी आउटपुट सी ऑफ एस, ठीक है। ये उसकी आउटर लूप की फीडबैक जो कि यूनिटी है, और ये उसका एक इनर लूप होता है, ठीक है, जो कि एच से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये आपके पास एक, मतलब हमारे लिए ये एक सिस्टम है, बेशक उसके दो लूप्स हों या ज़्यादा लूप्स हों। इस सिस्टम को सबसे, मतलब इस सिस्टम के बारे में हम ज़रा बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं, फिर इसकी एग्जांपल नंबर 5.2 हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसको डिराइव करते हैं जी, ये क्या कह रहा है। इसको डिराइव करें तो पहले तो उसका हमें ट्रांस सी बाय आर चाहिए, ठीक है। सी बाय आर निकालने के लिए हमने जो मेथड पढ़े हुए हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का मेथड पढ़ा हुआ है। ज़ाहिर है इस पे आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का मेथड इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि प्रॉपर लूप्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। दिस इज़ योर इनर लूप। पहले आप इस इनर लूप का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, फिर उसके साथ जो है वो कैस्केडेड का निकालेंगे। तो अगर आप देखें तो अगर आप इसको सॉल्व करें और कैस्केडेड इसके साथ रख लें, तो चलें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के थ्रू अगर हम इसको कर रहे हैं, तो लेट से जी आपके पास ये आर है, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो भी लूप आ गया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा के ओवर जे एस प्लस बी प्लस के इंटू के एच, ठीक है। और इसके साथ कैस्केडेड ब्लॉक 1/s अपनी जगह पर, और फिर फीडबैक, ठीक है। ये आपका सी है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल जो सी बाय आर आ जाएगा आपके पास, ज़ाहिर है कैस्केडेड इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फीडबैक वही लूप वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास एक पूरा आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू जे एस स्क्वायर प्लस बी प्लस के इंटू के एच इंटू एस प्लस के, ठीक है। तो ये सी बाय आर आ गया। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इट इज़ मोर और लेस द सेम एज द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। मोर और लेस क्या है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम ही है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो जे कॉमन ले लेंगे, तो के ओवर जे होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस बी प्लस के इंटू के एच होल डिवाइडेड बाय जे, ठीक है, इंटू एस और प्लस के ओवर जे, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट करूं, मैं इसको स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से लेके चलूं, तो आप देखें कि हमारे पास क्या कुछ आ रहा है। तो अगर आप देखें तो सी बाय आर बराबर आ जाता है आपके पास, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक हो गया। सही है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। ओके, अब इसको अगर आप कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों सी बाय आर को या इन दोनों ट्रांसफर फंक्शंस को, तो आपको पता चलेगा ओमेगा एन जो है वो आपके पास किसके बराबर, ओमेगा एन स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके, के ओवर जे के, ठीक है। जीटा और ओमेगा एन का प्रोडक्ट यानी कि 2 ज़ीटा ओमेगा एन बराबर है किसके जी, बी प्लस के के एच डिवाइडेड बाय जे के। ओमेगा एन की जगह उसकी वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपके पास ज़ीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, ज़ीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो ज़ीटा की वैल्यू आती है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जी, बीटा प्लस के इंटू के एच, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट
रूट के इंटू जे। ठीक है, ये जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू आ गई। इन अदर वर्ड्स आपके पास कोई भी सिस्टम लिखा हुआ है, अगर वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो उसको हम ज़ाहिर स्टैंडर्ड अपने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, उसके जीटा और उसकी सिस्टम की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो इसी पे मैं कंक्लूड करूँगा, और उसके बाद जो है वो अगला लेक्चर हम इंशाल्लाह इसकी पूरी सॉल्व एग्जांपल एक और करेंगे, एग्जांपल को सॉल्व। इसमें जो टेक होम मैसेज है, या जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हिडन है, वो क्या है? वो देखो, एक हमारे पास सिस्टम था, ठीक है, ये एक सिस्टम था हमारे पास जिसका ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसका ट्रांसफर फंक्शन तो मौजूद है, लेकिन मेरे पास के और जे और बी की वैल्यू मौजूद नहीं है। तीन बल्कि चार चार अननोन वेरिएबल्स हैं, के, जे और बी और के एच। चार अननोन वेरिएबल्स अगर मेरे पास मौजूद हैं, लेट्स से मैं कोई डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ, मैं इस सिस्टम को डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो अपने मोटर के पैरामीटर भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपना ये वाला गेन, खाली ये गेन भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ? ठीक है, अगर आप देखें तो ओमेगा एन स्क्वायर आपके के ओवर जे के बराबर है, और जीटा की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास, ओमेगा एन और जीटा की रिलेशनशिप्स आ गई हैं। अगर मुझे सम हाउ कोई चार पैरामीटर्स पता चल जाए, ठीक है, सम हाउ मुझे ये पता चल जाए कि मेरे सिस्टम का, मैं अपने सिस्टम का राइज टाइम कितना रखना चाहता हूँ, मैं अपने सिस्टम का पीक टाइम कितना रखना चाहता हूँ, टी आर कितना है, टी पीक कितना है, मेरी सिस्टम की ओवरशूट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स से मैं उसकी सेटलिंग टाइम के बारे में भी बात कर लेता हूँ कि उसका सेटलिंग टाइम कितना होना चाहिए। अगर मेरे पास ये चार इक्वेशंस मौजूद हैं तो उसमें चार अननोन पैरामीटर्स हैं, तो मैं इनको इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी का सिस्टम डिज़ाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम अपने कंट्रोल थ्योरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कंट्रोल थ्योरी से ही सारा कुछ ये ड्राइव किया था। हम अपनी कंट्रोल थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए अपना सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द सिस्टम डिज़ाइनिंग, सिस्टम डिज़ाइनिंग। ठीक है, अभी कंट्रोल की बात नहीं की है मैंने आपसे बात कर रहा हूँ कि हम अपना सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि दिस इज़ ओवर सिस्टम डिज़ाइनिंग। सिस्टम डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है? सिस्टम डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि हम अपने सिस्टम को अपनी मर्ज़ी के पैरामीटर पर डिज़ाइन कर लें। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सिस्टम डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन होता है, एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अपनी मर्ज़ी के पैरामीटर्स रखते हुए उस सिस्टम को वैसे ही डिज़ाइन करते हैं। कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल ये करता है कि आपके पास ऑलरेडी एक डिज़ाइन सिस्टम है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, किसी वजह से उसमें वो पैरामीटर्स, जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, वो नहीं मिल सके जो आपकी डिज़ायर थी। तो कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल एक अलग से बॉक्स लगता है जो कि आपके सिस्टम को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम के पैरामीटर्स क्या हों। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज